हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट सेशन में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर यानी रासायनिक संयोजन के नियमों पर बात की थी, जिसके अंतर्गत आपने कौन कौन से नियम देखे थे यहाँ पर? यस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों ने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अतिरिक्त आपने देखा था स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, साथ ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम जिसे कहा जाता है। एंड यहाँ पर चौथा लॉ था गैलोसास गैसियस लॉ, जो कि उसके वॉल्यूम से रिलेटेड था। और दूसरा आपने लास्ट आपने देखा था एवोगैड्रोस लॉ यानी एवोगैड्रो का नियम। ठीक है ना? तो ये पांचों नियम को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद हम जिस पदार्थ की बात कर रहे थे, उस पदार्थ के उस छोटे से कण की बात कर रहे थे, डाल्टन, जिसको हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा। ठीक है ना? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, कुछ पोस्टुलेट यहाँ पर थे, उनके कुछ पॉइंट्स थे जो एटम से रिलेटेड थे और मैटर से रिलेटेड थे, वो हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है ना? चलिए, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से क्या क्या आपको आता है ये आप बताएंगे। ठीक है ना? जीआईसी त्रियोगी नारायण, आवाज आ रही है बच्चों? हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। वेरी गुड। जीआईसी थानो, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए। थानो, ठीक है, वेरी गुड। देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका कह क्या रहा था कि कोई भी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। चीजों का मतलब क्या होगा? तत्व होंगे या फिर यौगिक होंगे आपके ना। तो तत्व और यौगिक आपस में मिल करके कुछ नए तत्व और कुछ नए यौगिक बनाएंगे। बस जब वो रासायनिक तौर पर संयोजित हो रहे हैं तो वो किन किन नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत। तो कितने नियम थे और क्या क्या कह रहे थे नियम? चलिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था हमने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य ना ही नष्ट हो रहा है ना ही उत्पन्न हो रहा है। जब ना ही नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा तो उसके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। पहला जितना द्रव्यमान था टोटल रिएक्टेंट्स का, वो टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाएगा। बस यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है ना? सेकेंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसे कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, यूनिवर्स की बात की जाए, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक किसी रासायनिक यौगिक को ले लेंगे, उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लीजिए, किसी भी मेथड से बना लीजिए, उस यौगिक में जो आपके तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात होगा वो सदैव ही निश्चित रहेगा। क्लियर है? जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, जल हमारा एक रासायनिक यौगिक है। हो रहा था यहाँ पर कि जल में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना, और उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो सदैव निश्चित रहेगा, जो आपने 1:8 निकाला था। क्लियर? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में मिल करके दो या दो से अधिक तत्व बना रहे हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों जुड़ करके एक तो जल बना रहे हैं, दूसरा आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था, दो आपके यौगिक ले लिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, उनमें जो दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा। H2O में भी आपने क्या बोला, यहां पर दो आपके हाइड्रोजन के एटम है तो मास फिक्स हो गया 2, इस तरह से। और ऑक्सीजन में भी आपका मास फिक्स है 2, दोनों जगह दो दो है। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा तो उससे जुड़ने वाला जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। यही मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ आपका कहता है। ठीक है ना? चलिए, देन आपने बोला गैलुसाक का जो लॉ है वो क्या कहता है कि आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें आपस में कंबाइन हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही हैं, उस केस में
जो गैसों के वॉल्यूम का यानी कि आयतन का अनुपात होगा वो कैसा होगा, वो भी आपको सिंपल देखने को मिलेगा, बशर्ते सभी आपका सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है, ठीक है ना। देन एवोगैड्रो ने एक नियम दिया जिनको उनके नाम से ही जाना जाता है, उन्होंने भी गैसों से संबंधित नियम दिया। उन्होंने कहा जब हम किसी भी गैस की बात कर रहे हैं और उसको आपका सेम टेम्परेचर पर और सेम प्रेशर पर रखा गया है, किन्हीं भी दो गैसों की बात कर रहे हो आप, उन दोनों को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर लिया गया है और उनका वॉल्यूम भी समान है। क्या कहा मैंने, समान ताप और समान दाब पर आपने अलग अलग गैसें ली हैं लेकिन उनका आयतन यानी कि मात्रा समान है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे या उनके कणों की जो संख्या होगी वो समान होगी। जैसे आपने बोला हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग गैसें हैं लेकिन दोनों को समान तापमान और समान आपका दाब पर रखा गया है और उनका वॉल्यूम यानी आयतन भी आपने समान लिया है, तो उनमें जो आपका क्या होगी, अणुओं की संख्या होगी वो समान होगी। तो यही एवोगैड्रो का नियम था। देन आपने जॉन डाल्टन की बात की थी, 1808 में इन्होंने अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में आपका मैटर के बारे में और एटम के बारे में कुछ बोला। उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका पदार्थ है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको आपने क्या पढ़ा है, महर्षि कणाद ने कण आपका नाम दिया था, एटम नाम दिया था, ठीक है ना। तो उसी की वो बात कर रहे थे। देन उन्होंने क्या बोला, अलग अलग एटम से, अलग अलग एलिमेंट से अगर अलग अलग तत्व हैं, उन तत्वों के जो परमाणु होंगे वो पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक ही तत्व के अगर परमाणु हैं वो आइडेंटिकल होंगे सारे एस्पेक्ट्स में, यानी कि एक समान होंगे, चाहे परमाणु का क्रमांक हो गया, भार हो गया, परमाणु का आकार हो गया आपका, ठीक है ना, इन सभी गुणों में इनके अलावा भी जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो समान होंगी, ठीक है ना। देन यहाँ पर अगर अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोजित होते हैं, जिसमें कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं यानी रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं और उसके पश्चात कुछ नए रासायनिक यौगिक बनाते हैं। और जब हम इन रासायनिक यौगिकों की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम आपका फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीजें थी जो उनका जो हमने उनकी एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा, ठीक है। देन इसकी लिमिटेशंस भी आप लोग देखते हैं, क्योंकि जब फर्दर स्टडीज हुई एटम्स के बारे में या परमाणु के जो अलग अलग मॉडल आए तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो परमाणु का कण है वो सूक्ष्मतम नहीं है, पहली बात कि सबसे छोटा नहीं है, दूसरा इंडिविजिबल भी नहीं है यानी अविभाज्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, उसको फर्दर हमने किस किस में बांटा, आपका जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो उस एटम का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसको क्या कहा जाएगा, एटॉमिक मास या परमाणु का द्रव्यमान यानी परमाणुविक द्रव्यमान कहा जाएगा, ठीक है। और जब वो परमाणु परमाणु जुड़ करके एक अणु बना रहे हैं तो उस अणु का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा जिसको आणविक द्रव्यमान आपका कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की और आणविक द्रव्यमान की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी जो आपका तत्व है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, परमाणुओं की बात करते हैं। जैसे कौन सा तत्व है आपका, ले लो कोई एक तत्व, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो आप, इस ऑक्सीजन में जो परमाणु होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन आपका क्या है, तत्व है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने। देन आपने यहाँ पर ऑक्सीजन में ये सारे ऑक्सीजन के परमाणु हैं और ये एक समान होंगे, क्लियर है। अब किसी एक परमाणु को, ये परमाणु है इसका, तो इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो ऑक्सीजन का परमाणुविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अब इसको आप लोग एक लाइन में कैसे समझेंगे, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सिंगल एटम। क्या कहा गया, जो परमाणु का द्रव्यमान है किसी भी तत्व के, हाइड्रोजन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, सल्फर की बात कर लो, इसके अलावा भी जो भी आपके तत्व हैं उन तत्वों के एक परमाणु का, सिंगल एटम का जो मास होगा यानी एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, उसी को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। जैसे आपने बोला मैम हाइड्रोजन का हम परमाणु द्रव्यमान एक लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1.00678 समथिंग उसका द्रव्यमान होता है, तो उसको अप्रॉक्स करके हम 1 ले लेते हैं,
ठीक है। ऑक्सीजन का आपने क्या बोला था मैम, हम 16 ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन के 16 का मतलब क्या है, वो परमाणु का, एक सिंगल एटम का वो मास है, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, परमाणु के द्रव्यमान कहा जा रहा है। ओके, विच इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको एटॉमिक मास यूनिट में आपका, और यूनिफाइड यू में, आजकल हम किस में लेते हैं इसको, यू में लेते हैं, 1U, ठीक है ना, 16U, तो वो क्या है, वो एटॉमिक मास है। जैसे हाइड्रोजन का आपने बोला, ऑक्सीजन का बोला, नाइट्रोजन का आप लोग बोलेंगे इस तरीके से। ओके, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1C12 एटम का मतलब कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसका, ठीक है, उसका 1/12 आप कह रहे हो मास है, वो AMU 1 AMU के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। परमाणु द्रव्यमान को एक परमाणु के द्रव्यमान के रूप में, परमाणु द्रव्यमान को एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान है, इसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU या एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास U में मापा जाता है, जहां एक AMU के का बराबर क्या है, एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। समझ रहे हैं, क्या समझ में है? जो C12 है आपका, कार्बन 12, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स देखेंगे, उसमें से कार्बन 12 जो है उसका, उसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 AMU के इक्वल। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक है जो आपने 9th में भी पढ़े हैं। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आपका, बताओ, कौन बताएगा? GIC पीपल कोटी, आवाज आ रही है? हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है आपको तो माइक ले लीजिए अपना। माइक लेने को कहा जाता है तो एक दूसरे को देखेंगे, या फिर क्लासरूम में टीचर होंगे उनको देखेंगे। ऐसे नहीं कि खुद से जाएं, हमें माइक लेने के लिए कहा जा रहा है तो हम जाएंगे, हम माइक लेंगे, हम बात करेंगे। मुझे कैसे समझ आएगा कि आप लोग यहीं पढ़ रहे हो? हेलो मैम जी, प्रणाम। यस, मॉर्निंग। प्रणाम बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैमरे के सामने आ जाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पवन जोशी। पवन, कौन सी क्लास पवन में हैं जोशी, आप? 12th। 12th क्लास में, ओके, फिर तो आपको ये अच्छे से आता होगा। मॉलिक्यूलर मास यस बता मैम। दीजिए सभी को, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में, कौन सा मीडियम है? हिंदी में। आणविक हिंदी में पढ़ते हैं, द्रव्यमान हिंदी किसे में। कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान मैम, कार्बन के 1/12वें भाग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ओके, और जैसे H2O का हम लोग सपोज आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, H2O का होगा ठीक है, मैम 8, 16, 18 होगा 18 होगा। कैसे निकाला आपने 18? मैम, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे और ऑक्सीजन का होता है 8, 8 टू 6। अच्छा हाँ, एक एक हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 16 होते हैं। हाइड्रोजन का एक वेरी होता है, गुड। 2 हाइड्रोजन हो गए, 16 + 2 18। आपने कहा हाइड्रोजन का एक होता है, अब क्या करेंगे, हाँ जी, क्योंकि 2 इसके से 2 मल्टी एटम है करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। और ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन का बताया? 16। 16, तो 2 इंटू 1 2 + 16 18 आ गया आपका, ठीक है, वेरी गुड 18, यस पवन। मैम। तो आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ना, तो आणविक द्रव्यमान, जब मैंने पूछा आणविक द्रव्यमान क्या है, तो एक अणु का द्रव्यमान जो होगा, किसका, एक अणु का एक अणु का। द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान है। हाँ, जैसे हमने क्या बोला, एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणुक द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु। अब ये H2O क्या था, यस मैम। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। ये H2O क्या था, ये H2O जल है, यौगिक है ना आपका, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, दैट मीन्स एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही अणु है। और उस एक अणु का द्रव्यमान कितना बताया, जैसे पवन ने बताया 18 है, क्योंकि ये भी यू में आएगा, ये भी यू में, तो 18U आपने बोल दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान से क्या समझे, अभी बहुत आता है आपका आणविक द्रव्यमान, बहुत सारी जगह आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो आणविक द्रव्यमान निकालना आपको आना चाहिए, चाहे आप विलय के मोलों की संख्या मोलों की संख्या आप किसी की भी निकालेंगे, वहां का पर आपको आणविक द्रव्यमान चाहिए। अब मोलों की संख्या निकालना आ गया तो फिर आपका सारा जो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के, वो क्लियर हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, यानी मोलरता, मोललता की बात करते हैं, तो वहां सब आप कहेंगे बेसिक है, लेकिन इस बेसिक से फिर आप आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे पवन ने बताया H2O का आणविक द्रव्यमान 18U है। कैसे निकाला? उन्होंने बोला हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, जो इससे पिछली वाली स्लाइड में आपने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान, उस एक परमाणु का द्रव्यमान हमने 1 बोला, क्योंकि यहाँ पर 2 परमाणु है, 2 एटम है उसके, इसलिए हमने 2 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 into 1 लिख लिया। प्लस ऑक्सीजन एक दूसरा परमाणु है, ठीक है ना। तो उस परमाणु का द्रव्यमान यानी परमाणुविक द्रव्यमान कितना है? 16 है, 16 है। तो अब आपने क्या किया, दोनों अलग अलग परमाणु के द्रव्यमानों को जोड़ लिया, क्योंकि आप क्या बोलते हो, अणु का मतलब, ये अणु का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग परमाणु है। हाइड्रोजन के परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो आप बोल सकते हैं एक अणु का द्रव्यमान ये भी है कि उसमें जितने परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो इसमें कितने परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है ना, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है, तीनों का योग कर लो। हाइड्रोजन का 1, एक हाइड्रोजन का, दूसरे का भी 1, और फिर आपका 60, तब भी 18 ही आना है। तो आपने शॉर्ट में आप क्या कर लेते हैं, 1 into 2 कर लिया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या कहा गया? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान है, वो परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है। कौन से परमाणु? जो उस अणु में पाए जा रहे हैं, क्योंकि H2O में 3 ही परमाणु थे, तो तीनों का हमने परमाणु द्रव्यमान का योग कर लिया यहाँ पर। ओके, ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी अणु में जो जो तत्व आपको देखने को मिल रहे हैं, उन तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का जो योग है, वही उस अणु का द्रव्यमान है, यानी आणविक द्रव्यमान। ओके, इट इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। जैसे इस केस में हमें पवन ने बताया था, क्या करेंगे, एलिमेंट के किसी एक तत्व के जितने आपके वहां पर परमाणु हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उतनी यूनिट से। समझ आया? यानी हाइड्रोजन आपका एक तत्व है, लेकिन उसके 2 परमाणु हैं, तो जितना उसका एटॉमिक मास है उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, क्योंकि आपने बोला 2 यहाँ पर उसके एटम प्रेजेंट है। ओके, एंड एडिंग देम टुगेदर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु का योग कर लेंगे। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि एक ही एटम है तो वो 16 ही आएगा। फिर आपने उनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान। समझ आया? बोलो भाई। जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4 बोला गया है, बोलो किस किस की समझ में आ गया, हैंड रेज करो। पीपल कोटी, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर CH4 मीथेन दिया गया आपको। आप मीथेन में क्या, एक कार्बन है, 12.011, 12 लेते हैं आप लोग कार्बन का आपका एटॉमिक मास, देन हाइड्रोजन का 1.0067 समथिंग आता है, 0.876 के समथिंग आता है, तो इसको आप 1 ले लेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, कार्बन का चूंकि एक ही परमाणु है तो सीधा आपने 12 लिखा, प्लस अब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास पे बात होगी, एक का आपका इतना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, क्यों, क्योंकि 4 एटम है, 4 परमाणु है उसके, तो ये आपका टोटल किसका आ गया यहाँ पर, मीथेन का जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है 16 आप लोग लिखते हैं, क्योंकि 16.043 है तो आप 16U भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किसकी बात की, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की बात की। एक अणु में मौजूद, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग। एक अणु, ये एक अणु था, इसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योग है। यह प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को, प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ये को उसके परमाणुओं की संख्या से गुणा करके, उसके परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 2, उससे गुणा किया गया और उन्हें एक साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है। किन्हें जोड़ा जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, और फिर आपको क्या प्राप्त हो गया, उस पूरे H2O का आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो गया। ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान
ग्राम आणविक द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। आणविक सही लिख लेंगे सब जगह, ठीक है। और इसको इसके अलावा और क्या कहा जाता है बच्चे, मोलर मास भी कहा जाता है। किसको, अगर ये तो आपने यू में लिख दिया, इसी को आप जी में लिख लो, यानी ग्राम में लिख लो, समझ रहे हो। आणविक द्रव्यमान आपने यू में निकाला, अब इसी के आगे आप ग्राम लगा लो तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका ग्राम आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा, समझ रहे हो। जैसे 18 यू निकाला, आप बोलेंगे H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान बताओ, तो आणविक द्रव्यमान वही रहेगा, बस आपने उसको ग्राम में व्यक्त करना है। क्लियर है, इसी को आपका मोलर मास भी कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल का जो मास है, एक अणु का जो मास है यानी द्रव्यमान है, वो उसका मोलर मास होगा। क्लियर है, बोलो भाई। चलिए निकालो C2H5OH, इसका निकालिए। CS3COOH, कैलकुलेट करिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए इनका, ऐसे नहीं बैठना है, कैलकुलेट करिए जल्दी से। चलिए पवन, माइक दे दीजिए किसी और को, किसी और को दे दो बच्चे माइक। हाँ वेरी गुड, चलिए कितना आया, 46। वेरी गुड, 46 आया। और किसने किसने किया है, फोन ने किया है। ठीक है, इसका कितना आया, CH3COOH। चलिए कर लीजिए। कंपाउंड के नाम पता है आपको इनके दोनों के, किसी को, कौन कौन से कंपाउंड है। ऊपर वाला मेथेनॉल, ऊपर वाला मेथेनॉल, एथेनॉल, वेरी गुड, एसिटिक एसिड है नीचे। ठीक, ये इथेनॉल हो गया आपका। देखो बैठ जाइए, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथ आएगा आपका, इथ है, देन दोनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड होते हैं, इथेन आ जाएगा, देन OH है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके लिए ऑल आता है, तो इथेनॉल हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये इथेनोइक एसिड है आपका, इसमें भी 2 कार्बन है, जिसके लिए 2 कार्बन है ना, एक ये है और एक ये, 2 कार्बन है, इथ आएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, इथेन, एन हो जाएगा, एंड क्योंकि जो एक कार्बन है वो किसका है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है आपका, तो ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जिसको आपका कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल एल्कोहल, और इसका आपने क्या बोला, एसिटिक एसिड भी बोला, ठीक है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए तो इसी तरीके से आप इसका भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या किया गया होगा, यहाँ पर किया गया होगा कार्बन का 12 और कितने एटम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 और कितना 5 ये है इसके एटम, और ये एक ही है, ये भी तो हाइड्रोजन ही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और प्लस आपका कितना 60, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए। आने वाले सेशन में हम लोग मोल पर बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड रासायनिक सूत्र लिखने आपने पहले भी सीखे हैं 9th क्लास में, रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके अतिरिक्त आपका मूलानुपाती सूत्र यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र क्या है उस पर बात करेंगे। रिलेशन क्या है आपका यहाँ पर इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर, ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपका 12th में भी है, सोल्यूशन में आप लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां पर भी आपका ये आएगा, ठीक है। तो बोलो भाई आज का सेशन किस किस को समझ में आया, हैंड रेज करिए अपना, किसे समझ में आया, कुछ समझ आया जो आज पढ़ा, बोलो, ठीक है, वेरी गुड। और आज के सेशन में GIC पीपल कोटि के सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, GIC त्रियुगी नारायण ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, पीपल कोटि से पवन ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।